जिस छोटी सी लड़की को मैं कभी तंग किया करता था, वही इस पूरी कहानी की असली मेन कैरेक्टर निकली। एक दिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, तुम मुझसे इतने दिनों से दूर दूर क्यों भाग रहे हो? असल में मेरी आत्मा एक रोमांस नॉवल के विलन के शरीर में आ गई थी। ओरिजिनल मालिक अपने परिवार का सबसे लाडला बेटा था। बचपन से ही उसे बिगाड़ कर रखा गया था। एक दिन उसने सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए उसके सामने केक लहराया। गुस्से में लड़की ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। उसी दिन से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। अपमान का बदला लेने के लिए उसने कसम खा ली कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही दम लेगा। सालों बाद कॉलेज में दोनों की फिर मुलाकात हुई, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार विलन खुद उसी लड़की से प्यार करने लगा। उसने उसकी लव स्टोरी तोड़ने की कोशिश की, उसके प्रेमी को फंसाने की साजिश रची, लेकिन आखिरकार उसकी सारी चालें पकड़ी गईं। उसे जेल भेज दिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। बिल्कुल एक टिपिकल विलन एंडिंग। मैंने अपने सिर पर उभरी सूजन को सहलाया और सामने देखा। वहां नंगोंग ली खड़ी थी। उसकी नजरें किसी जंगली भेड़िए के बच्चे की तरह मुझ पर टिकी थीं, जिनमें सिर्फ गुस्सा और दुश्मनी भरी हुई थी। लेकिन मैं अंदर से एक समझदार एडल्ट था। मैं किसी मासूम बच्ची को तंग करने वाला नहीं था। मैंने जमीन पर गिरा केक उठाया, उस पर लगी गंदगी हटाई और उसे पास की दीवार पर रख दिया। फिर उसकी तरफ इशारा करके बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। खिड़की से मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि शायद इस छोटी सी दयालुता से उसका नजरिया बदल जाए। कुछ पल तक वह मुझे देखती रही, फिर अचानक केक उठाया और तेजी से भाग गई। उस दिन के बाद वह रोज मेरे घर के बाहर आने लगी। मैं बिना उससे बात किए बस बचा हुआ खाना एक कटोरे में रखकर दीवार पर छोड़ देता और वापस अंदर चला जाता। मेरी दादी ने एक दिन हैरानी से पूछा, तुमने उस लड़की को तंग करना कब से छोड़ दिया? मैंने मुस्कुराकर बहाना बना दिया कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। सच तो यह था कि उसके पिता शराबी थे और उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसकी जिंदगी पहले ही बहुत कठिन थी। दादी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं आखिरकार बड़ा और समझदार हो गया हूँ। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि उसके मन में मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी भावना बन जाए, ताकि भविष्य में वह मुझे याद ही न रखे और मेरी विलन वाली किस्मत पूरी तरह बदल जाए। लेकिन मेरी यह योजना बहुत जल्दी उलटी पड़ गई। कुछ दिनों बाद उसने मेरे रखे हुए कटोरे एक एक करके तोड़ने शुरू कर दिए। मैं गुस्से से भर गया। इस बार मैंने जानबूझकर एक कटोरा और उसके साथ एक कैंडी रखी। फिर पास की झाड़ियों में छिपकर उसका इंतजार करने लगा। मैंने तय कर लिया था कि आज उसे अच्छी तरह डांटूंगा। लेकिन जब वह आखिरकार वहां पहुंची तो मेरा सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसके माथे पर गहरा नीला निशान था और दोनों बाहें जगह जगह से खरोंचों और घावों से भरी हुई थीं। जब उसकी नजर उस कैंडी पर पड़ी तो वह एकदम ठिठक गई। वह उसे देर तक बिना पलक झपकाए देखती रही, फिर बहुत धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, मानो उसके सामने कोई बेहद कीमती चीज रखी हो। वह दृश्य देखकर मेरे दिल में कुछ चुभ सा गया। कुछ ही पल पहले तक जो गुस्सा मेरे अंदर उबल रहा था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। मैं पेड़ के पीछे से बाहर निकला तो वह किसी डरे हुए छोटे जानवर की तरह सहम गई। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरे कटोरे तोड़ना बंद करो। खाना खा लेने के बाद उन्हें वापस यहीं रख दिया करो। इतना कहकर मैंने अपनी जेब से बची हुई सारी कैंडीज निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने कुछ पल तक मुझे देखा, फिर जल्दी से कैंडीज छीनी और बिना कुछ बोले भाग गई। उस रात खाने की मेज पर दादाजी ने बताया कि दोपहर में उसके पिता ने उसे फिर बुरी तरह पीटा था। वजह सिर्फ इतनी थी कि पिछली रात वह नहाने का पानी गर्म करना भूल गई थी। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों के सामने उसकी घायल बाहें और चोटों से भरा चेहरा घूम गया। उसके बाद मुझसे एक निवाला भी नहीं खाया गया। अपने कटोरे बचाने के लिए मैंने मिट्टी के बर्तन की जगह एक छोटा सा एल्यूमिनियम पॉट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी खाना रखता, चॉपस्टिक से उस पॉट पर हल्की सी आवाज करता। कुछ ही देर में वह दूर से झांकती हुई दिखाई देती। गंदगी से सने उसके छोटे से चेहरे पर बड़ी बड़ी चमकती आंखें हमेशा सतर्क रहती, लेकिन उनमें कहीं न कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी दिखाई देती थी। मैं हर बार चुपके से उस पॉट में एक एक्स्ट्रा मिल्क कैंडी रख देता ताकि उसे थोड़ी सी खुशी मिल सके। मेरे माता पिता सिटी में बिजनेस करते थे, इसलिए मैं गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। नंगोंग ली मुझसे 3 साल छोटी थी और अभी अभी गांव के स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में दाखिल हुई थी। नेशनल हॉलिडे के पूरे 7 दिनों तक मैंने लगभग हर दिन उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे उसने मेरे बर्तन तोड़ना छोड़ दिया। अब वह खाना खाने के बाद पॉट को धोकर साफ करती और वापस दीवार पर रख जाती। लेकिन उसकी यह आदत ज्यादा दिन नहीं चली। एक सुबह मौका मिलते ही वह मेरा ब्रेकफास्ट बन उठाकर भाग गई। उस दिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो बाकी लड़के हमेशा की तरह शोर शराबा कर रहे थे। कई दिनों से जमा हुआ मेरा सारा गुस्सा अचानक फूट पड़ा। मैंने जोर से अपनी किताब डेस्क पर पटकी और उन लड़कों की अच्छी खासी डांट लगा दी। बाद में मॉर्निंग एक्सरसाइज के दौरान मैंने देखा कि नंगोंग ली को फिर से टीचर डांट रहे थे। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसके चेहरे पर न डर था, न कोई सफाई देने की कोशिश। स्कूल में सभी बच्चों को फ्री लंच मिलता था। खाना बहुत साधारण होता था, लेकिन वह हर बार 3-3 कटोरे भरकर
खाती, जैसे कई दिनों से भूखी हो। एक दोपहर में नीचे जा रहा था कि अचानक मेरी नजर कुछ बड़े लड़कों पर पड़ी। वे नंगोंग ली को जबरदस्ती घसीटकर कहीं ले जा रहे थे। मैंने बिना देर किए तुरंत वापस मुड़कर उनके टीचर को सारी बात बता दी। जब हम सब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तब तक वे लड़के उसे सड़क किनारे बने धान के खेत में धक्का देकर भाग चुके थे। उसका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक कीचड़ में सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें वे पहले से भी ज्यादा ठंडी और डरावनी लग रही थीं। मूल कहानी में इसी जगह विलन उसका मजाक उड़ाता, उस पर और कीचड़ फेंकता और उसे और ज्यादा अपमानित करता, लेकिन मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मैं धीरे धीरे खेत के किनारे तक गया। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आओ, लेकिन वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। उसकी ठंडी और सतर्क नजरें बस मुझे घूरती रहीं। मैंने जेब से एक मिल्क कैंडी निकाली। उसे देखते ही पहली बार उसके चेहरे के भाव बदले। उसकी आंखों में एक पल के लिए छिपा हुआ दर्द साफ दिखाई दिया। मैंने कैंडी उसकी ओर बढ़ाई। कई बार मनाने के बाद वह धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकली। जैसे ही उसने अपने गंदे हाथों से कैंडी लेने की कोशिश की, मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसे पास के पानी तक ले गया और धीरे धीरे उसके हाथ धुलवाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले हाथ साफ करो, नहीं तो कैंडी भी गंदी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद टीचर वहां पहुंचे। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए मुझसे कहा कि मैं नंगोंग ली को घर छोड़ाऊं। मैंने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, सर, उसके पिता शराब पीकर अक्सर उसे मारते हैं। पहले उन लड़कों के माता पिता से बात कर लीजिए जिन्होंने उसे परेशान किया था, उसके बाद ही उसे घर भेजिए। टीचर ने मेरी बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने नंगोंग ली को साफ कराया, उसके लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया। उसी दिन मैंने पहली बार उसे ठीक से देखा। उसका चेहरा बेहद प्यारा था, बड़ी बड़ी आंखें, गोरी त्वचा, लेकिन उसका दुबला पतला शरीर बता रहा था कि उसने कितनी तकलीफें झेली हैं। मैंने गंभीर होकर उससे कहा, एक बात याद रखना, आगे से मेरा ब्रेकफास्ट बन कभी मत चुराना। उसने मेरी तरफ आंखें घुमाई और बिना जवाब दिए भागने लगी। तभी मैंने पीछे से आवाज लगाई, मेरे पास कैंडी है। वह तुरंत पलटकर वापस आई। कैंडी झट से छीनी और फिर हवा की तरह गायब हो गई। लेकिन उसके बाद कई दिनों तक वह मेरे घर के आसपास दिखाई ही नहीं दी। मैं रोज की तरह एल्यूमिनियम पॉट पर चॉपस्टिक से आवाज करता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। रखा हुआ खाना वहीं पड़ा रहता, जब तक मक्खियां उस पर न बैठ जाती। फिर एक दिन गांव की सड़क पर मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। नंगोंग ली ने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की गर्दन मरोड़ दी। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि वह उसी बिल्ली के बच्चे को बेहद सावधानी से अपनी बाहों में उठाकर जंगल की तरफ चली गई और उसे दफना दिया। तभी मुझे समझ आया कि उस बिल्ली को किसी साइकिल ने बुरी तरह घायल कर दिया था। वह दर्द से तड़प रही थी और नंगोंग ली ने उसकी पीड़ा खत्म कर दी थी। वह अभी 7 साल की भी नहीं थी, फिर भी उसने जिंदगी की ऐसी बेरहमी देख ली थी जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। मैंने अपना लंच बॉक्स निकाला और उसे अपने पास बुलाया। मैंने कहा, स्कूल में जब भी खाना मिले एक एक्स्ट्रा सर्विंग अपने साथ घर ले जाया करो। फिर मैंने उससे यह भी कहा कि उसे रोज नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन ये बात कहते ही मुझे खुद अजीब लगा, इसलिए मैं चुपचाप उसका छोटा सा हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। मैंने अपने पुराने कपड़े निकाले और उसे सिखाया कि कपड़े हाथ से कैसे धोते हैं और धूप में कैसे सुखाते हैं। वह मेरी हर बात बड़े ध्यान से सीखती रही, मानो कोई बहुत कीमती चीज सीख रही हो। शाम को दादा दादी ने उसे घर के अंदर बैठकर खाना खाने का निमंत्रण दिया, लेकिन उसने झिझकते हुए मना कर दिया। तब मैंने वही एल्यूमिनियम पॉट भरकर उसके सामने रख दिया। वह हमारे घर की चौखट पर चुपचाप बैठ गई और एक एक निवाला खाकर पूरा खाना खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मैंने स्कूल में उसके पिता को फिर उसे बेरहमी से मारते हुए देखा। वह गुस्से में चिल्ला रहा था कि उसने घर से कपड़े टांगने वाला हैंगर और लॉन्ड्री डिटर्जेंट चुरा लिया है। ये सुनते ही मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मैंने ही उसे साफ कपड़े पहनने और धोने के लिए कहा था। मैं तुरंत ऐसा दिखाने लगा जैसे मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना हो। फिर मौका देखकर मैं तेजी से दौड़ा और उस शराबी आदमी से पूरी ताकत के साथ जा टकराया। उस दिन स्कूल से लौटते समय मैं कुछ कपड़े टांगने वाले हैंगर्स और लॉन्ड्री डिटर्जेंट खरीद लाया। हमेशा की तरह उन्हें दीवार पर रख दिया और उससे कहा, ये सब ले जाना, अब तुम्हें किसी से चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार उसने अपने बाल धो रखे थे और वही पुरानी स्वेटशर्ट पहन रखी थी जो मैंने उसे दी थी। मैं उसके पास गया और हल्के से उसके कानों के पीछे और गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोला, नहाते समय यहाँ भी अच्छी तरह साफ किया करो। फिर मैंने धीरे से पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? उसने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाकर नहीं कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब ठीक हो जाएगा। सच में एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह दादी ने मुझे उसके लिए एक थैला भरकर शकरकंद दी। मैं उन्हें लेकर उसके पास पहुंचा। वह काफी देर तक चुपचाप मुझे देखती रही, फिर बहुत धीमी आवाज में सिर्फ 2 शब्द बोली, धन्यवाद। ये शायद पहली बार था जब उसने अपनी मर्जी से मुझसे कुछ कहा था। उसी दिन रिसेस के समय उसे फिर टीचर डांट रहे थे। वजह थी कि उसने होमवर्क नहीं किया था। हमेशा की तरह वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने फैसला किया कि अगर वह पढ़ाई में पीछे रह रही है तो कम से कम उसे अपने पैरों पर खड़ा होना जरूर सिखाऊंगा। मैंने उसे दादी के साथ खेत में भेजना शुरू किया जहाँ दादी उसे सब्जियां उगाना सिखाती थी। मैंने उसे समझाया, जब तुम खुद खाना उगाना सीख जाओगी तब तुम्हें कभी किसी की चीज चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसे एक कटोरा चावल और आधा पैकेट पत्ता गोभी के
बीज दिए और कहा, अगर कहीं समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। वह जाने लगी तो मैंने पीछे से आवाज लगाई, और हाँ, होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलना। धीरे धीरे हमारी जिंदगी एक तय रूटीन में बदल गई। हर सुबह वह मेरे साथ स्कूल जाती, छुट्टी के बाद टीचर के ऑफिस के बाहर बैठकर मेरा इंतजार करती, और फिर हम साथ साथ घर लौटते। स्कूल के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसे मेरा शैडो कहते, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, अगर कोई उस पर कीचड़ फेंक देता तो वह तुरंत भड़क उठती और अपने से दोगुने बड़े बच्चे पर भी टूट पड़ती। मुझे बीच में जाकर उसे रोकना पड़ता। एक दिन मैंने गुस्से में पूछा, इतनी लड़ाई क्यों करती हो? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं नहीं चाहती आपके कपड़े गंदे हों। उसका जवाब सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मैंने उसके कपड़ों से कीचड़ साफ करते हुए कहा, कपड़े तो धुल जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें चोट लग जाए तो वह सचमुच दर्द देती है। उस दिन के बाद मैंने उसे बाहर इंतजार करने के बजाय स्कूल के अंदर ही रुकने को कहा और हर दिन खुद उसे घर छोड़ने जाने लगा। फसल कटाई का मौसम आया तो मैं दूर से उसे देखता रहा। मैंने उसे एक छोटा सा बोरा पकड़ाते हुए कहा, पहले 100 तक गिनना, फिर हमारी मदद करने आना। दादा दादी ने भी उसे बड़े प्यार से बुलाया और शकरकंद छांटने में मदद करने को कहा। वह कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, मानो उसे यकीन ही ना हो कि कोई पहली बार उससे बिना किसी स्वार्थ के मदद मांग रहा है। जब मैंने हल्का सा इशारा किया तब वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और चुपचाप काम में लग गई। कुछ समय बाद उसके लगाए हुए पत्ता गोभी के बीजों में पहली हरी हरी कोपलें निकल आईं। मैंने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की, बहुत बढ़िया, तुमने सचमुच अच्छा काम किया है। दादी ने खुश होकर उसे और पौधे भी उपहार में दिए। वह तुरंत घर के अंदर भागी और थोड़ी देर बाद पानी से भरा एक कटोरा लेकर वापस आई। मैंने कटोरा अच्छी तरह धोया, फिर पानी भी बदलकर साफ किया। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, और फिर उसी कटोरे का सारा पानी एक ही सांस में पी गया। लेकिन जैसे ही मैंने कटोरा नीचे रखा, उसके घर का दरवाजा जोर से खुला। उसका शराबी पिता लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल आया। नंगोंगली ने बिना एक पल सोचे तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका छोटा सा शरीर मेरे और उसके पिता के बीच ढाल बन गया। उस पल मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से चोट मार दी। वह उस आदमी से सबसे ज्यादा डरती थी, फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले मुझे बचाने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसकी टीचर मुझे ऑफिस में ले गईं। वजह यह थी कि नंगोंगली ने फिर किसी से लड़ाई कर ली थी। मैंने शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं सिर्फ उसका पड़ोसी हूँ, उसका गार्डियन नहीं। उसके हर काम की जिम्मेदारी मेरी नहीं हो सकती। बात खत्म करके जैसे ही मैं बाहर निकला, नंगोंगली दरवाजे के पास सिर झुकाए खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल उस छोटे से पिल्ले जैसा लग रहा था जिसे किसी ने डांट दिया हो। मैंने हल्के से उसके सिर पर उंगली से थपकी दी और कहा, जाओ टीचर से ठीक से माफी मांगो। वह बिना कुछ बोले तुरंत अंदर गई, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा किया कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वह सीधे टीचर के सामने घुटनों के बल बैठ गई और जोर से बोली, मुझे माफ कर दीजिए। ये देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। उसे लगता था कि माफी मांगने का मतलब हमेशा घुटनों के बल बैठना होता है। शायद उसकी पूरी जिंदगी ने उसे यही सिखाया था। घर लौटते समय मैंने पूरे रास्ते उसे समझाया कि सच्ची माफी दिल से मांगी जाती है, घुटनों पर बैठकर नहीं। मैंने उससे कहा कि जिंदगी में किसी के सामने अपनी इज्जत छोड़कर कभी मत झुकना, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मेरी आधी बातें भी नहीं सुन रही थी। वह बस चुपचाप मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखें हल्की सी मुस्कान के साथ इस तरह चमक रही थीं जैसे रात के आसमान में दो छोटे छोटे चांद टिमटिमा रहे हों। धीरे धीरे फाइनल एग्जाम का समय आ गया। एक दिन मैंने उसकी चाइनीज आंसर शीट देखी। उसमें सिर्फ 18/100 अंक थे। वह लाल रंग का स्कोर देखकर मेरी आंखों को जैसे दर्द होने लगा। कहानी के अनुसार तो वही इस दुनिया की सबसे बड़ी जीनियस बनने वाली थी। हाँ, उसकी मैथ अच्छी थी, उसमें 83 मार्क्स आए थे। इसका मतलब था कि समस्या उसकी बुद्धि नहीं बल्कि सिर्फ चाइनीज सब्जेक्ट में थी। फाइनल एग्जाम में अभी 2 हफ्ते बाकी थे। मैंने उससे कहा कि हर वीकेंड मेरे घर आकर पढ़ाई करेगी। मुझे लगा था कि थोड़ी सी रिवीजन से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। एक फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल मैं उसे बार बार समझाता, फिर भी वह हर बार वही गलती दोहराती। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैं इतना थक गया कि लगातार 2 ट्यूटरिंग सेशंस ही कैंसिल कर दिए। सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा आराम चाहिए था। आखिरकार रिजल्ट आया। इस बार उसकी चाइनीज 18 से बढ़कर 45 मार्क्स तक पहुंच गई थी, जबकि मैथ भी 85 मार्क्स हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रगति थी। मैंने राहत की सांस ली और तय किया कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं उसे पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। विंटर ब्रेक के दौरान उसकी सीखने की रफ्तार और भी तेज हो गई। लगभग हर विषय वह जल्दी समझने लगी, लेकिन चाइनीज अब भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई थी। तभी मेरे माता पिता मुझे छुट्टियां बिताने के लिए सिटी ले जाने आ गए। जाने से पहले मैंने उसके लिए पूरे विंटर ब्रेक का होमवर्क तैयार करके दिया। जब हमारी कार गांव से निकल रही थी, नंगोंगली सड़क के किनारे खड़ी बस मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी लग रही थीं जैसे उसे लग रहा हो कि मैं हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कार की खिड़की से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम बस अपना वर्कबुक पूरा कर लेना। लौटकर तुम्हारे लिए कैंडी और टॉयज लेकर आऊंगा। उसने चुपचाप सिर हिलाया और तब तक वहीं खड़ी रही, जब तक हमारी कार उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। न्यू ईयर से ठीक पहले मैं गांव वापस लौटा। इस बार मैं उसके लिए फायर क्रैकर्स, एक स्पिनिंग टॉप और बिल्कुल नए शूज लेकर आया था। उसने शूज बॉक्स दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें आंसू भर आए। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर नांगोंगली। उसने अपने होंठ भींचे,
फिर बहुत धीरे से बोली, धन्यवाद गेगे, हैप्पी न्यू ईयर। उसके मुंह से पहली बार निकला वह छोटा सा गेगे मेरे दिल के सबसे गहरे हिस्से तक उतर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को कसकर पकड़ लिया हो। न्यू ईयर्स डे पर मैं उसे और अपने कजन को गांव के बाकी बच्चों के साथ लैंटर्न फेस्टिवल में ले गया। रात भर सबने खेला, हंसे और घूमे। जब हम घर लौटे तब हमारी जेबें स्नैक्स और रेड एनवेलोप से पूरी तरह भरी हुई थीं।